नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बड़ी खबर आई है वैक्सीन को लेकर के। 21 जून यानी वर्ल्ड योगा डे से केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदेगी और राज्यों को देगी। इससे 18+ लोगों को वैक्सीन आसानी से मिलने का रास्ता साफ हो गया है और ये वैक्सीन मुफ्त में केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दी जाएगी। प्रधानमंत्री का ये बयान इस समय ऐसे वक्त में आया है जब देश के ज्यादातर राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब लोग मॉल भी जा सकते हैं, कई जगहों पर रेस्टोरेंट में खाना भी खा सकते हैं, लेकिन एहतियात बरतना अब भी बहुत जरूरी है और इसीलिए एहतियातन कई पाबंदियां भी लागू हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है कि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में अनलॉक के दौरान सावधानी जरूरी है और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है, मास्क पहनना जरूरी है। अब आज की हमारा चर्चा का बड़ा मुद्दा यह है क्योंकि वैक्सीनेशन और अनलॉक ये दोनों जो डेवलपमेंट है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया तभी तेज हो सकती है जब वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से आगे बढ़े और उस दिशा में पीएम का ये ऐलान बहुत महत्वपूर्ण है कि अब 18+ को वैक्सीन देने का जिम्मा केंद्र सरकार उठा रही है और मुफ्त में वैक्सीनेशन का काम अब शुरू होगा 21 जून से। अब सवाल यह है कि ऐसे में क्या जो अनलॉक की प्रक्रिया अभी शुरू की गई है वो ठीक है वैक्सीनेशन की रफ्तार को देखते हुए, या जो कोरोना के मामले कम हुए हैं उसको देखते हुए, या इसमें थोड़ी जल्दबाजी हो रही है? ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, एक्सपर्ट क्या मानते हैं, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पिछले साल की ये तस्वीरें गवाह हैं उस त्रासदी के बाद जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिशों की। अब कोरोना की दूसरी लहर थम रही है और मामले कम हो रहे हैं, लिहाजा देश में अनलॉक की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो चुकी है। ज्यादातर राज्यों में आज से अनलॉक शुरू हो चुका है, जिसमें लोगों को बहुत सी चीजों पर छूट दे दी गई है, लेकिन कुछ पर अब भी पाबंदियां लागू हैं। जैसे राजधानी दिल्ली में मॉल और मार्केट वगैरह सुबह 10 से रात के 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। जरूरी चीजों की दुकानें और बाजार हर दिन खुले रहेंगे। सरकारी ऑफिस भी अपने समय के मुताबिक खुलेंगे। मेट्रो भी 50% क्षमता के साथ काम करेगी, लेकिन पार्क, जिम, रेस्टोरेंट पहले की तरह बंद रहेंगे। साथ ही किसी भी तरह की पब्लिक गैदरिंग पर भी रोक है। उसी तरह महाराष्ट्र में भी रेस्टोरेंट तो खुलेंगे, लेकिन सिर्फ 50% क्षमता के साथ। मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा घर वगैरह पर अब भी रोक कायम है और लोकल में अब भी सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही सफर कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के 75 में से 71 जिलों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक नियमों में छूट दी गई है, लेकिन राजधानी लखनऊ, गोरखपुर, सहारनपुर और मेरठ में अब भी कर्फ्यू लागू रहेगा। इसी तरह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत ज्यादातर राज्यों में किसी न किसी तरह कर्फ्यू में छूट दी गई है। लेकिन एक तरफ जहां राज्य जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए अनलॉक हो रहे हैं, वहीं जानकार लॉकडाउन में ज्यादा ढील देने के पक्ष में नहीं है। उनकी दलील है कि राज्य सरकारों को जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे बाद में पछताना पड़े। जानकारों का कहना है कि जब पिछली बार अनलॉक हुआ था तब मामले 1 लाख के नीचे थे, लेकिन इस बार 1 लाख के ऊपर हैं और अनलॉक हो रहा है। अनलॉक में लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, जिससे एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका है। यानी ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि देश में अगर तीसरी लहर आती है तो वो शायद इस बार समय से पहले आ जाएगी। इसलिए राज्यों को अनलॉक में दूसरे देशों से सबक लेना चाहिए। कोरोना पर बिना काबू अनलॉक कितना भारी पड़ सकता है। जर्मनी, ब्रिटेन, इटली समेत दुनिया के तमाम देश इस बात की जीती जागती नजीर हैं। जानकारों के मुताबिक देश में भले ही कोरोना के मामले कम हो रहे हों, लेकिन मौत के आंकड़ों में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। यानी साफ है कि खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना को हराना जरूरी है और जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाना भी। राज्य सरकारें अनलॉक करके अपना काम तो कर रही हैं, लेकिन इसके साथ ही हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। दुकानें समय से खुलें, लेकिन बंद भी दिए समय पर हों। किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग न हो। घर से बाहर चेहरे पर मास्क हमेशा चढ़ा रहे और जब भी संभव हो वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि हमें इस बार अनलॉक में पिछली बार की गलतियां नहीं दोहरानी।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर विजय, एसोसिएट प्रोफेसर पल्मोनरी मेडिसिन एम्स के, और साथ ही डॉक्टर उज्जवल हैं और सीनियर कंसल्टेंट गंगाराम हॉस्पिटल के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर विजय, मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे यही होगा पीएम के ऐलान पर कि पीएम ने बड़ा ऐलान कर दिया है वैक्सीनेशन को लेकर, और ये कहा है कि अब 75% जो वैक्सीन का काम है वो केंद्र सरकार देखेगी और राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन देगी ताकि वो 18+ को टीका दे पाए मुफ्त में। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप तो चूंकि ग्राउंड पे रहते हैं, आप चीजों को देख पा रहे हैं, आप जरा बताएं कि इस ऐलान के बाद क्या उम्मीद की जाए वैक्सीनेशन की गति को लेकर, रफ्तार को लेकर। पहली टिप्पणी आपकी क्या होगी इस पर? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं। जब से हमने वैक्सीन का अनाउंसमेंट किया है कि इसको व्यापक उस पे हम करेंगे कि जो पहले जो एज ग्रुप था 18 से 44 या जो बाकी वाले अडल्ट बचे हुए थे उनको भी वैक्सीनेट करेंगे, और उसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा, फिर कुछ शायद जो कंपनीज थी जो वैक्सीन बनाती हैं उन्होंने भी स्टेट्स को डायरेक्टली देने से कुछ मना कर दिया, तो बहुत सारे इश्यूज थे। तो आई थिंक इस फैसले से एक सबसे बड़ा तो एक वो इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर रोल होगा, प्ले करेगी इसमें वैक्सीनेशन में। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम मैं समझता हूँ कि जो वैक्सीनेशन के जो ड्राइव है इसके अंदर होगा। और हम सबको पता है कि वैक्सीनेशन आज के दिन में सबसे इम्पोर्टेंट जो एक स्टेप मैं मानता हूँ जो कोविड को कंट्रोल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो कि हम ये भी बोलते हैं साथ में कि भी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद वैक्सीनेशन के बाद भी हमें वो सब फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन वैक्सीनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके कोविड को कंट्रोल करने के लिए। और अगर हम ये कर पाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कदम मैं समझता हूँ। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इससे वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज होगी, लेकिन डॉक्टर उज्जवल, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर। पीएम ने अपने ऐलान में यह कहा कि 75% वैक्सीन केंद्र सरकार खरीदेगी और 25% वैक्सीन खरीदने की छूट प्राइवेट अस्पतालों को होगी। अगर कोई प्राइवेट में जाकर वैक्सीन लगवाना चाहे तो वहां पर भी वो लगवा सकते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, लेकिन इसमें एक बात पीएम ने और जोड़ दी है कि जो सर्विस चार्ज है वो 150 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। तो चूंकि जब वैक्सीन अभी प्राइवेट अस्पतालों में कई जगहों पर मिल रही है तो वहां पर अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग रेट हैं, इसको लेकर के भी सवाल खड़े हुए थे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब 150 रुपए का अधिकतम रेट यहां पर तय किया जाएगा सर्विस चार्ज के तौर पर, तो आपको लगता है कि प्राइवेट अस्पतालों की दिलचस्पी वैक्सीन खरीदने में कम हो जाएगी क्योंकि ज्यादा मुनाफा नहीं मिल पाएगा उनको? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि वैक्सीनेशन लोगों को प्रोवाइड करना एक हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है, और उसमें हम सबको आगे आना होगा वैक्सीनेशन करने में लोगों में। जैसे डॉक्टर हांडा ने बताया, विजय ने बताया कि ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसी के बदौलत हम इस कोविड महामारी से बाहर आ सकते हैं। तो इसमें आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए। जो भी गवर्नमेंट तय करेगी हम सब लोग इसको मानेंगे और हमें मानना चाहिए। और चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, हर हॉस्पिटल को, हर डॉक्टर को सामने आना होगा लोगों की मदद के लिए और ये चीज़ को करने के लिए। मैं नहीं समझता कि 150 रुपये तय किए जाएँ, चाहे 100 रुपये तय किए जाएँ या 250, ये एक मैक्सिमम सेलिंग प्राइस की तरह है कि इससे ऊपर हमें नहीं लेना है। बट ये आई थिंक अगर हम मास लेवल पे जाएं तो मैं नहीं समझता कि हॉस्पिटल को इससे किसी से लॉस होगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं होगा और अस्पताल को कोई बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आप इस बात का भरोसा जता रहे हैं। और चूंकि आज की हमारी थीम अनलॉक है, और अनलॉक और वैक्सीनेशन, अगर मान लीजिए हम अनलॉक की बात कर रहे हैं तो उसमें वैक्सीनेशन का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप डॉक्टर विजय, मैं एक सवाल आपसे वैक्सीनेशन पर पूछूंगा, फिर हम अनलॉक की तरफ आगे बढ़ेंगे कि 21 जून से ये बात कही गई है कि राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी ताकि 18+ को आप वैक्सीनेट कर पाएं। अभी जो वैक्सीनेशन को लेकर देश में काम चल रहा है, अलग अलग फ्रंट पे अलग अलग कंपनियां बना रही हैं। पीएम ने भी कहा कि 7 देसी कंपनियां उत्पादन में लगी हुई हैं।
तो मैं जो डिमांड अभी है, क्योंकि 18 प्लस को जब आपने इसमें इंक्लूड किया और 45 प्लस पहले से इंक्लूड हैं, तो ऑलमोस्ट 95 करोड़ के आसपास की आबादी आ रही है इस दायरे में। तो आपको लगता है कि उस रफ्तार से हम उत्पादन कर पा रहे हैं क्या? और 21 जून से जब ये सप्लाई शुरू होगी तो क्या हम भरपूर मात्रा में सप्लाई कर पाएंगे क्या वैक्सीन का, या उसमें थोड़ी अभी देर लगेगी? इस पर सर कोई टिप्पणी? देखिए, ये आई थिंक जो बहुत पहले भी मैंने एक बार एक टीवी पे सेम क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि क्या हम अपने पूरे देश को वैक्सीनेट कर पाएंगे बहुत जल्दी। तो देखिए, ये कोई आसान काम नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, 95 करोड़ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये तो हमें पता है और ये हमें मानना ही पड़ेगा। और जो भी हम कदम उठाएंगे ये अपने दिमाग में रख के उठाएंगे कि हमें पता है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। यस, पहले जैसे 2 ही कंपनी थी, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अब 5-6 कंपनियां और आ रही हैं। तो हमें लगता है कि प्रोडक्शन में पक्का जो पहले से तो पक्का ही बढ़ोतरी होगी। और वो कितना कर पाते हैं वो शायद टाइम बताएगा, पर डेफिनेटली पहले से तो हम कम से कम ज्यादा नहीं तो 3-4 गुना तो जरूर प्रोडक्शन बढ़ पाएगा। अगर इतना भी अगर बढ़ता है तो आप सोचिए, एक समय था कि हम करीबन 30 लाख लोगों को वैक्सीन एक दिन में दे रहे थे। तो अगर वो 5 गुना के आसपास हो जाए तो हम करीबन 1.5 करोड़ के आसपास एक दिन में वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो उस स्पीड से अगर हम करेंगे तो करीबन 3 से 4 महीने में पूरी पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर सकते हैं, जो टारगेट पॉपुलेशन है। तो मेरे को लगता है कि हमें बहुत ज्यादा निराश भी नहीं होना है कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें साथ में थोड़ा सा ये भी रखना पड़ेगा कि देखिए, हमारा जो टारगेट पॉपुलेशन है उसका नंबर काफी कम है, और जो 2 मेजर जो प्रोड्यूसर हैं इस वैक्सीन के, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो अपनी आई थिंक फुल कैपेसिटी पे प्रोड्यूस कर रही हैं। अगर उनको बाकी 5-6 कंपनी से थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा तो यस, हमारा प्रोडक्शन मैं समझता हूँ कम से कम 4 से 5 गुना भी अगर बढ़ जाता है तो हम आराम से अगले 3-4 महीने में वैक्सीनेट कर सकते हैं। वो टारगेट सोच सकते हैं कि हाँ हो सकता है। अदरवाइज मेरे को लगता है कि वैक्सीनेट करने में काफी टाइम जाने वाला है, ये इतना आसान काम नहीं होगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि कैलकुलेशन के आधार पर अगर उत्पादन बढ़ जाता है तब तो हम कर पाएंगे, नहीं तो थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए, अब चूंकि हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं और कई जगहों में आज से अनलॉक का काम शुरू हो गया है, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, यूपी में और भी कई जगहों पर। तो मेरा अब इस पर पहला सवाल डॉक्टर उज्ज्वल आपसे ये होगा कि जिस तरीके से अनलॉक अभी किया जा रहा है, जैसे महाराष्ट्र में किया गया, लेवल वाइज डिवाइड कर दिया गया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह से, और दिल्ली में ऑड इवन किया गया है। तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या इस वक्त, हालांकि कोरोना के मामले 4 लाख से घटकर 1 लाख के आसपास आ गए हैं, क्या इस वक्त अनलॉक करना ठीक है या कहीं जल्दबाजी तो नहीं हो रही है आपके हिसाब से? देखिए, अनलॉक तो हमें करना ही होगा। वो हम एक लॉकडाउन की स्थिति में लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी समझना होगा कि लॉकडाउन हर जगह ज़रूरी नहीं है, और जहाँ पे केसेस कम होते जाते हैं वहाँ पे हम ये रिलैक्सेशन कर सकते हैं। जहाँ केसेस ज़्यादा हैं वहाँ लॉकडाउन रख सकते हैं। ये चीज़ हमें सेकेंड वेव में समझ में आ गई बहुत अच्छे से कि लॉकडाउन से ही हम इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएँ। तो लॉकडाउन तो हमें ज़रूरी रहेगा जहाँ जहाँ केसेस ज़्यादा होंगे। जहाँ केसेस कम होते जाएँ वहाँ पर हम लॉकडाउन खोल सकते हैं। अगर हम पीछे जाएं, जब फर्स्ट लॉकडाउन में जो हमने किया था, हमने पूरे देश को एक साथ बंद किया और एक साथ खोला। वो शायद इस बार हम अगर कैलिब्रेटेड तरीके से करें, कुछ जगह जहाँ पे प्रॉब्लम कंट्रोल में आ गई है वहाँ पे हम लॉकडाउन में छूट दें, और जहाँ पे अभी कंट्रोल में नहीं आई है वहाँ को लॉकडाउन कंट्रोल को कंटिन्यू करें। आई थिंक इस स्ट्रेटजी से हमें आगे बढ़ना होगा और धीरे धीरे हम स्थिति को सामान्य कर सकेंगे। पर इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, अगर केसेस वापस बढ़ते हैं तो लॉकडाउन करने में मेरा सजेशन ये है कि हमें देरी नहीं करनी चाहिए। हमें एक कट ऑफ बनाना होगा कि उतने पे हम फिर से लॉकडाउन लगा देंगे इस नंबर को कंट्रोल में लाने के, जब तक कि हम अपने देश में ज़्यादातर लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अनलॉक तो ठीक है, लेकिन लॉकडाउन के लिए भी हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर नंबर अचानक बढ़ते हैं तो फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन डॉक्टर विजय,
मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर कि जिस तरीके से अनलॉक किया जा रहा है, अनलॉक तो ठीक है, अब अगला सवाल ये कि जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में लेवल वाइज डिवाइड किया गया है, दिल्ली में ऑड इवन, और यहाँ पर तो लेवल 1 में जो ज़िले हैं वहाँ पर सब कुछ खोलने की बात की गई है। आपको लगता है कि ये तरीका ठीक है अनलॉक का, या इसकी रफ्तार थोड़ी और धीमी होनी चाहिए? एकाएक सब कुछ खोलने की बजाय उसको थोड़ा सा और हम कम कर सकते हैं, मतलब आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसे तो जो ये डिसीजन है ये काफ़ी हाई लेवल पे ले जा रहे हैं, और काफ़ी उनके जो एडवाइजर्स हैं जो हाई लेवल पे होते हैं, और काफ़ी कैलकुलेशन चलते हैं उसके पीछे कि आज ये स्थिति है, और डिफरेंट प्रोजेक्शंस भी करते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो इतने % चांस है आगे बढ़ने का। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है, ये बिल्कुल ब्लाइंडली तो कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा। हाँ, लेकिन यस, आप कुछ हद तक जो आप अपनी जगह पे ठीक हैं, या एक आम जनता के दिमाग में ये सवाल रहता है कि पिछली बार तो जो पीक था हमारा 1 लाख के आसपास ही था, तब तो हमने सब कुछ बंद था, और अब की बार अभी भी 1 लाख के करीब हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा हैं, तो हम उस टाइम पे अनलॉक की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो ये देखो, ये एक बैलेंस हमें करना पड़ेगा, और मेरे को तो ये लगता है कि जो फेज्ड मैनर में हम जो कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में, वो उसमें कोई बुराई नहीं है। साइंटिफिकली आई थिंक वो कुछ हद तक एक्सेप्टेबल है, बिकॉज हम लंबे टाइम तक लॉकडाउन भी नहीं रख सकते हैं। और ऐसे अगर दिल्ली में जो बात कर रहे हैं ओड इवन का, तो वो भी हमें लगता है कि हमें कुछ हद तक वो ठीक है कि एटलीस्ट कुछ उन्होंने एक सिस्टम डिवाइस किया है कि इसके बेसिस पे हम पूरा ना खोल के कुछ धीरे-धीरे खोल के देखें। देखिए, जैसे दिल्ली में भी हम ओड इवन की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ मार्केट की बात है। बहुत सारी चीज़ें अभी भी बंद है। जैसे अगर हम बात करें थिएटर्स की, जिम्स की, स्पा की, और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कंप्लीट रोक है। तो ये एक थोड़ा-सा कैलकुलेटिव एक स्टेप है कि हम मार्केट को एक बार खोल के देखते हैं ओड इवन के तरीके से, और फिर देखते हैं कि कैसे होता है। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि जो भी ये प्लानिंग की है, ये कुछ भी रिजिड नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी मोर फ्लूइडिटी, कि हम किसी भी वक्त इसको मॉडिफाई कर पाएं, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हमने डिसाइड कर लिया कि ओड इवन पे चलेंगे और पता लगा कि अगले एक सप्ताह में ही केसेस बढ़ गए, तो हमें एक वो होना चाहिए दिमाग में कि भाई ये तो स्टेप ठीक नहीं है, क्या कोई तरीका हो सकता है क्या इस अनलॉक का? जी। अब मैं आपसे डॉक्टर उज्जवल ये पूछना चाहता हूं सर कि जैसे दिल्ली में भी अनलॉक हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। अब कुछ डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि दिल्ली में चूंकि बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, वैक्सीनेट भी हो चुके हैं, सीरो सर्वे में हर्ड इम्यूनिटी की बात भी सामने आई, तो उनका ये कहना था कि थर्ड वेव का खतरा थोड़ा कम रहेगा दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इम्यून हो चुके हैं। क्या इस तर्क में दम है क्या? या फिर जिस तरह से राजस्थान में 4 जून को अनलॉक किया गया उसके बाद केस बढ़ गए, तो मतलब अगर मैं ये समझना चाहूं कि थर्ड वेव का खतरा दिल्ली मुंबई जैसे शहरों पर कितना है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जब तक कि हम पक्की दवाई ना ढूंढ लें इस बीमारी के लिए, या सबको वैक्सीनेट करके हम ये असर्टेन ना कर लें कि बीमारी की तेज़ी कम हो जाएगी, ये अंदाज़े लगाना कि थर्ड वेव नहीं होगी गलत है। थर्ड वेव बिल्कुल हो सकती है। हाँ, इस पे ज़रूर हम चर्चा कर सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा होगी या कितनी कम होगी, लेकिन वो भी केवल एक अंदाज़ा होगा। जब फर्स्ट वेव आई थी तो उसके बाद ये आया था कि भाई ये अब शायद हमने काबू कर लिया है, लेकिन कोरोना ने बता दिया कि अभी आप काबू के नज़दीक भी नहीं हैं, अभी आप बहुत दूर हैं इसको काबू करने के। तो आई थिंक ये हमें जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी बात चल रही है वो हमें करते रहना है, बनाए रखना है, लोगों के अंदर जागरूकता को बनाए रखना है, और उनमें किसी भी तरह का ढीलापन ना आए, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। उनको सिखाते रहें, उनको बार बार जताते रहें कि हमें किसी तरह का कोई ढीलापन नहीं रखना है। तो मैं इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि थर्ड वेव का खतरा दिल्ली या मुंबई में नहीं है। बिल्कुल है। अगर हमने गलतियाँ करी तो ये फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो हमें केवल ये ध्यान रखना है कि हम अपनी तरफ से ना बेध्यानी ना करें, और हम अपना जो ध्यान रखते रहें और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखते रहें, वही एक तरीका है। अदरवाइज़ प्रेडिक्शन इसमें करना बिल्कुल गलत होगा। ये केवल अंदाजे हैं, अंदाजे दोनों तरफ के लगाए जा सकते हैं। राइट, ठीक बात है। मतलब सावधानी तो बहुत ज़रूरी है।
और डॉक्टर विजय, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और लोगों के लिए समझना भी बहुत ज़रूरी है कि अनलॉक का मतलब ये नहीं कि आपको पूरी फ्रीडम मिल गई है कि आप एकदम बेखौफ घूमें, मास्क ना पहने, भीड़ भाड़ में जाएं। इस बात की आज़ादी आपको नहीं मिली है और आपको ये करना भी नहीं चाहिए, मतलब क्योंकि आपकी खुद की जान है, उसको जोखिम में डालना ठीक नहीं है। तो डॉक्टर विजय, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग, अब हालांकि तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं कि अनलॉक होते ही लोग सारे प्रोटोकॉल को भूल जाते हैं, भीड़ भाड़ इकट्ठा करते हैं, जाते हैं। अब रेस्टोरेंट भी खुल रहे हैं तो वहां पर भी मतलब किस तरह का प्रोटोकॉल लोगों को फॉलो करना चाहिए? अनलॉक में भी ये बहुत जरूरी है जानना समझना, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है। देखिए, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है कि जैसे हमें हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगती है और जैसे हम हटाते हैं, एक रिबाउंड फिनोमेना होता है कि जितना हमने सप्रेस किया था उससे डबल उसे बाहर आता है कि अच्छा, मैंने इतने दिन तक ये नहीं किया, तो मैं इसको डबल करूँगा। तो मेरी यही सलाह है आम जनता से। देखिए, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा था या लॉकडाउन हुआ था, ये सारा हम सबके लिए था, जो आम जनता है या हम सब आते हैं उसमें, तो हम सबकी जान बचाने के लिए था। इसको उस तरह से ना लें कि भई हमारे ऊपर कोई थोप दिया गया है, नहीं। ये बिल्कुल सबकी जान बचाने के लिए, कोरोना डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उसके जो बैड आउटकम्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए था। तो इसको हमें उसी स्पिरिट में लेना है और बार-बार हमें ये सोचना है कि किस तरह से हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस बीमारी को आगे कंट्रोल करने में। जैसे अभी हम डिस्कशन के दौरान डॉक्टर उज्ज्वल जो बोल रहे थे कि भई ऐसे नहीं है कि ये फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई और थर्ड वेव नहीं आएगी। ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। अभी तक कोरोना डिजीज ने या कोरोना वायरस ने सारे प्रेडिक्शंस को झूठा साबित किया है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि 2 वेव आ गई, अब तीसरी नहीं आएगी, ये बिल्कुल ना सोचें। अभी हम सबको मिलके अपना 100% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो अगर कहीं पे लॉकडाउन खुल रहा है, तो मेरी उन सबसे यही सलाह है कि प्लीज़ सारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अभी भी फॉलो करें और जैसे ही मौका मिलता है, आपका नंबर आता है, तो वैक्सीन ज़रूर लें। उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें कि कुछ अफ़वाहें हैं वैक्सीन से रिलेटेड, उसको बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको वैक्सीन लेना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल फॉलो करना है। जहाँ तक हो सके अभी भी गैदरिंग को, बड़ी मीटिंग्स को अवॉइड करना है, मास्क हमेशा पहनना है, बार-बार हाथ धोना है और आप ये मत सोचिए कि जो लॉकडाउन हट गया है तो खतरा बिल्कुल टल गया है, नहीं, खतरा अभी भी बना हुआ है और कुछ दिनों तक ये रहेगा। सिर्फ टाइम ही बताएगा कि हम कब अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन अभी टाइम ठीक नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल एक डॉक्टर की सलाह है हम सबको कि हमें अभी भी अलर्ट रहना है, एहतियात बरतना है। अनलॉक किया गया है, ये ठीक बात है, कब तक लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी चलाना भी बहुत ज़रूरी है, रोजी रोटी का भी सवाल है और हम सबकी रोजी रोटी का सवाल है। तो आप इसको इस तरह से देखिए कि अगर अनलॉक किया गया है ताकि हमारी आपकी रोजी रोटी चलती रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जान को जोखिम में डाल दें। जितना ज़्यादा आप सतर्क रह सकते हैं उतना सतर्क आपको रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजय आपका और डॉक्टर उज्ज्वल आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।